पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में। तो इस बार हमें पढ़ना है क्या है, इस बार हमें पढ़ना है साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ना है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जो है किसी भी सेल के कंट्रोल सेंटर होता है, वो सेंटर में पाया जाता है, सेल के सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या है? साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि सेल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। ठीक है, सेल मतलब कि देखो, सेल का जो लिविंग सब्सटेंस होता है, ठीक है, सेल का जो होल लिविंग सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये सेल हो गया। ठीक है, इसमें जो भी है, इसमें जो भी चीज़ पाया जाता है, ठीक है, सेल का जो भी लिविंग सब्सटेंस होता है, ठीक है, सेल का जो भी लिविंग सब्सटेंस होता है, लिविंग सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। ठीक है, तो मतलब कि क्या बोल रहा है कि सेल का लिविंग सब्सटेंस जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, तो सेल का जो लिविंग सब्सटेंस, ठीक है, सेल का जो लिविंग सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल का जो लिविंग सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, उससे क्या कहा जाता है? होल को, पूरे को क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? यह जो है जेली लाइक होता है। ठीक है, इसका कैसा लुकिंग इसका होता है? जेली सब्सटेंस होता है। ठीक है, जेली लाइक होता है, विस्कस होता है, कोलाइडर और सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस या सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। ठीक है, बहुत प्रकार के क्या होते हैं इसमें? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, बहुत प्रकार के इसमें सेल ऑर्गेनेल्स और कुछ इंक्लूजन्स उसमें जो है सस्पेंडेड उसमें जो है प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म में सेल के सभी कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी प्रोटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, किसको छोड़कर? सिर्फ सेल वॉल को छोड़कर जो है प्रोटोप्लाज्म में सभी कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, और वैक्यूल का भी कंटेंट्स उसमें होता है, प्रोटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म को जो है, प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, कितने पार्ट्स में बांटा गया है? प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन पार्ट हो गया? तो पहला हो गया क्या? हाँ, प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में बांटा गया है। तो पहला पार्ट हो जाता है क्या? साइटोप्लाज्म। ठीक है, पहला हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में बांटा गया। पहला हो गया साइटोप्लाज्म और दूसरा हो गया क्या? दूसरा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, दूसरा हो गया पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब कि प्रोटोप्लाज्म को ही जो है दो पार्ट्स में बांटा गया है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो है प्रोटोप्लाज्म का, प्रोटोप्लाज्म का वह पार्ट है जो कि कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का वह पार्ट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वही स्पेस जो है कौन ऑक्यूपाई करता है? साइटोप्लाज्म। मतलब कि वो स्पेस को क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म मतलब कि जो है क्या क्या कंटेन करता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में जो है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है? मतलब कि साइटोप्लाज्म किस किस चीज़ से बना हुआ है, कितना क्या इसमें मिला हुआ है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में जो है 90% क्या है? वाटर है। और क्या है? तो 7% जो है उसमें प्रोटीन मिला हुआ है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और हो गया क्या? 2% हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, 2% कार्बोहाइड्रेट हो गया। और हो गया क्या? और 2% कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स भी आ जाता है। लिपिड्स मतलब क्या हो गया? फैट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और 1% जो हो गया वो हो गया इनऑर्गेनिक मटेरियल्स।
ठीक है, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब जो है साइटोप्लाज्म जो है इन सभी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। 90% उसमें वाटर होता है, 7% प्रोटीन्स होते हैं, 2% में कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आते हैं, और 1% में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, और बाकी सब दूसरे चीज़ होते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में ये सब मतलब कि उसके कंटेंट्स मतलब कि साइटोप्लाज्म में ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जैसे कि हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म क्या है, एक विस्कस लिक्विड है। ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोला जाता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में जो है कुछ स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ स्पेशलाइज्ड जो है सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि प्रत्येक ऑर्गेनेल जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया क्या, साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में हमने पढ़ लिया। तो अगला चैप्टर हमारा अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है हमारा सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। ठीक है, तो हम जानेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या है। ठीक है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में जो है वाटर होता है, प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, मिनरल्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, तो ये सब जो है इसमें पाया जाता है, मतलब कि इन सभी चीज़ों से वो बना होता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में और क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं? ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में जैसे हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म में जो है कुछ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो कि किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, प्रत्येक ऑर्गेनेल्स मतलब कि प्रत्येक प्रकार के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसका एक अगला अपना जो है कैरेक्टरिस्टिक शेप, मतलब कि उसके गुण के अनुसार उसका शेप होता है, और जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल्स जो है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स भी जो है मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स जो है मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में मतलब प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स में जो है जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर रीजन का मतलब कि अच्छे तरीके से डिफाइंड नहीं, मतलब कि अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है उसमें, मतलब कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे प्रोकैरियोट्स में जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, मतलब कि इसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते हैं। ठीक है, और दूसरी ओर जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसा कि हम जानते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स भी आता है, मतलब कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनेल्स जो होता है वो मेम्ब्रेन से क्या होता है, ऑर्गेनेल्स जो है मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, तो हम जाने हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स जो है साइटोप्लाज्म में जो पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, वो कैसे कैसे मेम्ब्रेन के होते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो पहला कैसा किस प्रकार का अथी होता है, पहला होता है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं, और दूसरा क्या हो गया, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया ऑर्गेनेल्स, वैसे ऑर्गेनेल्स जिसमें विदाउट मेम्ब्रेन। ठीक है, पहला मतलब कि किस प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो पहला इस तरह का भी हो सकता है, मतलब कि वैसा ऑर्गेनेल्स जिसका जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हो। दूसरा क्या हो सकता है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हो सकता है। तीसरा हो गया कि विदाउट मेम्ब्रेन, मतलब कि वैसे ऑर्गेनेल्स जिसके मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स जो हैं पाए जाते हैं। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स को हम कहेंगे डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन में आ जाता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब है सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स में आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हो गया गोल्गी एपेरेटस। ठीक है, गोल्गी हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया।
ठीक है, और क्या हो जाएगा, प्लास्टिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब के क्या हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेन्स होता है, और वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये सब जो है डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। ठीक है, ये सब 5 ऑर्गेन्स जो हैं ये इसके मेम्ब्रेन जो है डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, इसके डबल मेम्ब्रेन होता है। और दूसरा बात हम करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन के बारे में, मतलब कि सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन में से कौन कौन से ऑर्गेनल्स बाउंडेड होते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही बारे में बताया गया है, लाइजोसोम्स के बारे में। ठीक है, तो लाइजोसोम्स ये एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जो कि जिसका क्या होता है, एक ही ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, एक ही ऑर्गेनल्स होते हैं इसके, मतलब कि लाइजोसोम्स जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ठीक है, तीसरा बात करते हैं क्या, तो विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनल्स है जो कि जिसका मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो एक हो गया क्या, राइबोसोम्स होता है। ठीक है, तो राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स के मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, मतलब कि वो बिना मेम्ब्रेन के होता है। और सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम के भी जो है ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि सेल ऑर्गेनेल्स जो है साइटोप्लाज्म में किस प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, और वैसे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं जो कि मेम्ब्रेन से किसी प्रकार की मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। ठीक है, तब हम तो अब हम आगे की ओर चलते हैं, पहले मेम्ब्रेन की ओर। ठीक है, पहले मतलब कि पहले ऑर्गेनेल्स के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कितने ऑर्गेनेल्स के बारे में जाना, 8 ऑर्गेनेल्स के बारे में। कौन कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रॉयल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने जाना कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला हमें पढ़ना क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक लार्ज नेटवर्क होता है। क्या है, एक लार्ज नेटवर्क है। ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होता है और शीट्स होता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक नेटवर्क है जो कि सेल के इनर फ्लूइड में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है क्या है, नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। ठीक है, ये एक नेटवर्क है। ठीक है, और ये एक चैनल से, मतलब कि ये जो है एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, चैनल्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। ठीक है, और यह जो है सभी यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में स्पैन्स होता है, मतलब कि फैला हुआ होता है। ठीक है, और कुछ प्लेसेस में जो है ये मेम्ब्रेन्स जो है कुछ प्लेसेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड होता है, मतलब कि कुछ सेल्स में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ सेल्स में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या किस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनेल्स में जो है सेल मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड होते हैं एक एंड में। ठीक है, एंड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी कभी कभी कनेक्टेड होते हैं दूसरे एंड में। ठीक है, जो कि कंटिन्यूअस चैनल्स बनाता है, क्या बनाता है, फॉर्मिंग कंटिन्यूअस चैनल्स बनाता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है। और मैमेलियन आरबीसीज, ठीक है, मैमेलियन आरबीसीज भी जो है, मैमेलियन आरबीसीज वैसे तो यूकैरियोटिक सेल्स है, लेकिन मैमेलियन आरबीसीज में भी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। वैसे तो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम जानेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने फॉर्म्स में पाया जाता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के जो हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 फॉर्म होते हैं। कौन कौन फॉर्म होते हैं, तो पहला हो गया क्या, SER, मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या हो गया, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है 2 फॉर्म में पाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो हम पहले जानें कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको कहते हैं। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे, ठीक है, जिसके मेम्ब्रेन्स क्या होंगे, स्मूथ होंगे। मतलब कि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन्स हमें स्मूथ पता चलते हैं तो उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। मतलब कि वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर राइबोसोम्स
नहीं पाया जाता है, मतलब कि उस मतलब कि वैसे मतलब कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स उससे अटैच्ड नहीं होता है, तो ऐसे सरफेस मतलब कि वैसे मेम्ब्रेन्स वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या हम बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि जिसका सरफेस क्या हो, स्मूथ हो। ठीक है, तो दूसरा अब क्या है, तो हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहेंगे, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे जिसके सरफेस से राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, जिसके आउटर सरफेस मतलब कि वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके मेम्ब्रेन से जो है राइबोसोम्स क्या होता है, अटैच्ड होते हैं। ठीक है, जिसके कारण से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जिस पे राइबोसोम्स पाया जाता है वो कैसा दिखता है, वो रफ दिखता है, मतलब कि उसका सरफेस जो है रफ दिखता है। ठीक है, तो रफ दिखता है, ग्रेनी टाइप्स दिखता है। ठीक है, तो इसी कारण से उसे उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जाने कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो फॉर्म्स में होता है, पाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो हम्म, तो कैसे क्या हम जाने कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, जैसा कि हमने जाना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है रफ होता है किसके कारण से, उस पर राइबोसोम्स पाए जाने के कारण से। ठीक है, उसके सरफेस पे राइबोसोम्स पाया जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम्स जो होता है वो जो राइबोसोम्स जो होता है, राइबोसोम्स जो है वो सभी एक्टिव सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम्स जो है सभी एक्टिव सेल्स में पाया जाता है, मतलब कि वैसे सेल्स में पाया जाता है जो कि एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स में क्या होता है, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, तो राइबोसोम्स में क्या होता है, राइबोसोम्स में प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, और जो प्रोटीन और राइबोसोम्स में जो प्रोटीन बन जाते हैं। ठीक है, और मतलब कि राइबोसोम्स के पास प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, और प्रोटीन बन जाने के बाद उसे सेल के भिन्न भिन्न प्लेसेस पे जो है भेजा जाता है। सेल के साइटोप्लाज्म में जो है अलग अलग प्लेसेस पे उसे भेजा जाता है जिस प्रकार उससे ज़रूरत होता है, मतलब कि सेल के अलग अलग प्लेसेस में जहाँ ज़रूरत होता है। ठीक है, उस मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन को जो है भेज दिया जाता है। ये किसके द्वारा से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रयोग से जो है राइबोसोम्स को राइबोसोम्स में जो बने प्रोटीन्स जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं उसे डिफरेंट प्लेसेस में सेल्स के भेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जो राइबोसोम्स होता है उसका वो जो है प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करता है और सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर करने में मदद करता है, या जिसको क्या कहते हैं, लिपिड्स कहा जाता है। ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स को ही हम लिपिड्स कहते हैं। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है फैट मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर करने में मदद करता है, या जिसको हम लिपिड्स भी कहते हैं, जो कि सेल के फंक्शन के लिए क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जो कि सेल के फंक्शन के लिए क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड्स को बनाने में मदद करता है। ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। ठीक है, और कुछ ये जो सम ऑफ दिस मतलब कि ये कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं, जो कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो कि प्रोटीन्स राइबोसोम्स के द्वारा बनाया जाता है और लिपिड्स जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनाया जाता है। ठीक है, तो कुछ ही ऐसे प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को बिल्डिंग करने की मतलब कि किसी भी सेल के सेल मेम्ब्रेन को बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, यही प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं सेल मेम्ब्रेन के बनाने में कभी कभी कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स मदद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रक्रिया मतलब कि ऐसा जो होता है प्रोटीन्स और लिपिड्स का जो है सेल मेम्ब्रेन के बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब कि मेम्ब्रेन को बनाता है कौन, मतलब कि मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है कौन, प्रोटीन्स और लिपिड्स। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है, जिस प्रोसेस से होता है उसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, और कुछ दूसरे प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं वो किस प्रकार फंक्शन करते हैं, एंजाइम्स और हार्मोन्स के जैसा फंक्शन करते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रोटीन्स और लिपिड्स जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के मतलब कि अलग अलग फंक्शन वो करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है सेल मेम्ब्रेन के बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं वो
एंजाइम्स के रूप में फंक्शन करते हैं और हार्मोन्स के रूप में भी फंक्शन करते हैं। यद्यपि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अलग अलग सेल्स में जो है अलग अलग अपीयरेंस में दिखाई पड़ता है। ठीक है, यह जो है एक हमेशा क्या करता है, नेटवर्क सिस्टम बनाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यहाँ पर हम देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ये जो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसके सरफेस पे जैसा कि हम देख रहे हैं कोई भी राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या बोला गया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया है, ठीक है। और दूसरी ओर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके सरफेस पे क्या है, उसके सरफेस पे राइबोसोम्स है, ठीक है। उसके सरफेस पे राइबोसोम जो कि किस प्रकार दिखाई पड़ रहा है, जो कि रफ दिख रहा है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक बोला गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया है, ठीक है। जैसे कि यह हो गया क्या, न्यूक्लियस हो गया, और इसके चारों ओर बाउंडेड हो गया क्या, यह हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रकार से हमने जाना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ठीक है। तो इससे हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक फंक्शन के बारे में पता चलता है क्या, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्या करता है, चैनल्स के जैसा काम करता है, जो कि मटेरियल्स का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। मतलब कि साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन्स के बीच जो है मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह से काम करता है, चैनल्स के रूप में काम करता है, जो कि मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग रीजन्स में, ठीक है। या तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किस प्रकार से एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क के जैसा भी काम करता है, जो कि क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क के जैसा भी काम करता है, जो कि जो है एक सरफेस प्रोवाइड करता है, क्या करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के लिए, सेल में जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होते हैं उसके लिए जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक क्या करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को होने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि सेल में होते हैं, ठीक है। और लीवर सेल में जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स के जो लीवर सेल्स होते हैं उसे क्या बोला जाता है, वर्टेब्रेट्स, जो कि चैप्टर 7 में हमें पढ़ना है, ठीक है, जिसे बोला जाता है वर्टेब्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक फंक्शन हमें पता चल रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन एक और हो गया कि ये जो है पॉइजन्स और ड्रग्स को जो है डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या क्या फंक्शन हो गया, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब कि प्रत्येक सेल डिवीज़न में जो है क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रत्येक सेल डिवीज़न में नए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने में क्या करता है, मतलब कि नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है, ठीक है। जैसे कि हमने जाना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड्स के सिंथेसाइजेशन में और उसके स्टोरेज में जो है काम करता है, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो उसमें वहाँ पे प्रोटीन्स का सिंथेसाइजेशन होता है, ठीक है। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो लिपिड्स और प्रोटीन्स का सिंथेसाइजेशन होता है और जो कि सेल मेम्ब्रेन के लिए यूज़ होता है, उसी को क्या कहा जाता है, वो सेल मेम्ब्रेन के लिए यूज होता है, जो कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कई तरह के ड्रग्स और पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, मतलब कि उसको ख़त्म करने के लिए भी जो है कभी कभी अच्छा काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा पहला मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स के बारे में, किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गोल्गी एपेरेटस के बारे में, ठीक है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, गोल्गी एपेरेटस किस प्रकार से होता है, मतलब कि किस प्रकार से उसका फंक्शन होता है किसी भी प्रोटीन्स या लिपिड्स को स्टोरेज उसको ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। तो जैसा अच्छा लगा हो तो इसके शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।